सैमुअल पी हंटिंगटन नाम तो आपने सुना होगा। उनकी एक थेसिस है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। यह थेसिस कहती है कि कोल्ड वॉर के बाद दुनिया में लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान कन्फ्लिक्ट का प्राइमरी सोर्स बनेगा। उनका मानना था कि भविष्य में देशों के बीच युद्ध नहीं लड़े जाएंगे, पर हाँ, कल्चर्स के बीच लड़ाई जरूर होगी। हंटिंगटन यह भी कहते थे कि अगर क्रिश्चियन मेजोरिटेरियन कंट्री या फिर ज्यूज का इजराइल अगर इस्लामिक देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करेगा, यानी उनके बॉर्डर के साथ अगर आके मिलेगा, तो वहां पर आपको ब्लडी बॉर्डर दिखेगा। ऐसा होगा ही। तो अभी जो हमें कन्फ्रंटेशन दिख रहा है वो क्या केवल बॉर्डर का इश्यू है क्या, या फिर इसके बियॉन्ड भी काफी कुछ है? ईरान इजराइल का कन्फ्लिक्ट और भी बढ़ने की संभावनाएं है क्या? इंटरनेशनल लॉज क्या कहते हैं? सऊदी ईरान के डिफरेंसेस से क्या इंपैक्ट पड़ सकता है मुस्लिम वर्ल्ड में? क्या सऊदी कुछ करेगा इजराइल के खिलाफ? सऊदी इसमें क्या रोल निभा सकता है अपना? या फिर पुतिन का भी कोई कनेक्शन है इसमें? क्योंकि ये कहानी शुरू हुई थी सीरिया से, और सीरिया में बशर अल असद की सरकार को बचाए रखने में पुतिन की भी सरपरस्ती है। तो उनका क्या एंगल है? कुछ दिन पहले नॉर्थ कोरिया में न्यूक्लियर टेस्ट को बढ़ाए जाने की बात सामने आ रही थी। तो क्या दुनिया का फोकस इस तरफ ई चाइना सी में और भी बहुत कुछ होने वाला है क्या? तो नमस्कार, मेरा नाम है आकाश चमलगाय और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल बाला नेत्रा द हिडन आई पे। तो आज के इस वीडियो में हम इन सारे टॉपिक को एक एक करके एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग वीडियो के एंड तक रहोगे और पूरी वीडियो देखोगे। और हाँ, वीडियो के एंड में आप अपने ख्यालात का इजहार जरूर करना कमेंट सेक्शन पर। 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया, तो इसके काउंटर में इजराइल ने भी काफी सारे मिलिट्री ऑपरेशंस किए गाजा में, और दरअसल यहीं से इसकी शुरुआत होती है। इसी साल 1 अप्रैल को इजराइल लॉन्च करता है एयर स्ट्राइक सीरिया के डेमस्कस में जो इरानियन कंसुलेट है उस पर, जिसमें ईरान के IRGC के कमांडर्स मारे जाते। उसी दिन ईरान ने कह दिया था कि बदला तो लिया जाएगा। फिर इसके रेस्पॉन्ड में ईरान ने भी इजराइल के कई सारे टारगेट्स पर मल्टी लेयर स्ट्राइक्स किए। दे फर्स्ट लॉन्च अ लार्ज नंबर ऑफ ड्रोन्स। उसके बाद उन्होंने लॉन्च किया बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल। पर यहां पर कुछ एनालिस्ट का यह भी कहना है कि ईरान ने इस हमले का समय कुछ इस तरह से निर्धारित किया ताकि इजराइल को इसका आभास हो जाए, और जिसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि अधिकांश ड्रोन्स, अधिकांश मिसाइलों को रोक दिया जाता है, उन्हें निष्क्रिय कर दिया जाता है। कुछ सऊदी अरब ने न्यूट्रलाइज किया, तो कुछ जॉर्डेनियंस ने, और बाकी के इजरायली आयरन डोम और इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने न्यूट्रलाइज कर दिया। पर कुछ मिसाइल और कुछ ड्रोन्स अपने टारगेट पर हिट करने में कामयाब होती है, लेकिन इतना ज्यादा नुकसान इजराइल का नहीं होता। भले चाहे इतना ज्यादा डैमेज ना हुआ हो, पर ईरान ने जो अटैक किया था 13 अप्रैल को इजराइल पर, इससे हुआ ये कि पहली बार ईरान डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में आया है। इसके रेस्पॉन्ड में इजराइल ने भी 19 अप्रैल को एयर स्ट्राइक लॉन्च किया। उन्होंने ईरानी एयरप्लेन्स के बाहर स्थित जहाजों से मिसाइल दागी, और माना यह जाता है कि इसमें कम से कम एक ईरानी सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना बनाया गया। हालांकि ईरानियन का दावा है कि इसमें बहुत बड़ी क्षति तो नहीं हुई उनकी, लेकिन जो भी हो, इजराइल ने काउंटर किया। तो वैसे तो जंग तो पहले भी चल रहा था इन दोनों देशों के बीच, लेकिन पहले शैडो वॉर चल रहा था, प्रॉक्सी चल रही थी। जैसे साइबर अटैक, एक दूसरे देश के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार देना, दूसरे देश के ताकतों को पैसा, हथियार देना ताकि वो इजराइल पर अटैक करे, और फिर इजराइल भी ईरान के खिलाफ काउंटर ऑफेंसिव करे, काउंटर में रिटेलिएट करे। तो ये सारी चीजें चल रही थी, लेकिन डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन, अब क्या जरूरत आ पड़ी डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन की? तो आइए इस वीडियो में हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। 1 अप्रैल को इजराइल ने जो अटैक किया था ईरानियन कंसुलेट पर, उसको अभी तक ऑफिशियली माना नहीं है। पर यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईरान ने अटैक किया और माना भी। इवन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को लेटर भेजा गया, हमने किया है जी, रिटेलिएट किया है, और अगर इसके काउंटर में कुछ हमारे खिलाफ होगा, हम पर हमला हुआ, तो हमारी तरफ से जवाबी कार्रवाई जो है वो सीधे वार की होगी, और सिर्फ इजराइल के खिलाफ नहीं, इजराइल के साथ जो देश आएंगे उनके खिलाफ भी। तो अभी इतनी हिम्मत तो ईरान ने दिखाई है। वैसे ये अटैक हमास की तरह सरप्राइज अटैक नहीं था, क्योंकि इस बार सबको पता था कि ईरान की तरफ से कुछ ना कुछ काउंटर ऑफेंसिव तो जरूर होगा।
खुद इजराइल ये एनालाइज कर रहा था, उन्होंने एक मैप रिलीज की थी कि ईरान कहां कहां अटैक कर सकता है। ईरान मिडिल ईस्ट में जो बैटल लड़ रहा है उसमें एक शब्द का इस्तेमाल करता है, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब वेस्ट एशिया और नॉर्दर्न अफ्रीका में जो ईरानियन लेड पॉलिटिकल एंड मिलिट्री कोलिशन है, ये उसको इंडिकेट करता है। लेकिन ये किसके खिलाफ? ऑफ कोर्स इजराइल और वेस्टर्न लॉबीज के खिलाफ। यानी कि जो आतंकवादी समूह इराक, सीरिया, लेबनान, यमन में मौजूद है, उनको पैसा, हथियार, ट्रेनिंग और मोरल सपोर्ट देता है ईरान। ईरान का कहना है कि भाई ये तो आजादी के लिए लड़ रहे हैं, इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। जैसे ईरान समर्थन देता है सीरिया में बशर अल असद की सरकार को, उधर से रशिया भी देता है। 2011 15 मार्च में जब सीरिया में सिविल वॉर स्टार्ट हुआ, तब अप्रैल के महीने में यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए थे बशर अल असद की सरकार पर। यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा जी का यह कहना था कि असद की लेजिटिमेसी मस्ट गो। और बराक ओबामा जिन्हें 2009 में नोबेल प्राइज मिला था पीस के लिए, नोबेल पीस प्राइज विनर है वो, शांति के लिए नोबेल प्राइज मिला है, वो भी ओबामा जी को। वो क्या करते हैं, देखिए वो क्या करते हैं, 2011 18 मई को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करते हैं जिसमें 6 सीरियन ऑफिशियल्स के साथ साथ बशर अल असद को भी निशाना बनाया जाता है। सिविल वॉर के दौरान जब प्रोटेस्टर्स भी ये मांग कर रहे थे असद को हटाने की, तो जब उन्हें ओवरथ्रो करने की कोशिश की गई थी, तो ऐसे टफ टाइम पर रशिया और ईरान साथ थे बशर अल असद के, और इन दोनों देशों ने मदद की थी उनकी सत्ता बचाने के लिए। इवन रशिया ने तो अपनी मिलिट्री भी डायरेक्टली इन्वॉल्व कर दिए थे उस दौरान। रशिया और ईरान की मदद से बशर अल असद अपने खोए हुए टेरिटोरीज भी वापस ले लेते जो उन्होंने सिविल वॉर के दौरान खो दिए थे। दिसंबर के महीने में 2017 दिसंबर का महीना, उस समय पुतिन की सरकार ये अनाउंस करती है कि वो ईरान में अपने ट्रूप्स परमानेंटली डिप्लॉय करने वाले हैं, क्योंकि अगर यूएस को काउंटर करना है तो रशिया को भी जरूरत तो होगी बशर अल असद की, सीरिया की। ठीक वैसे ही अगर इजराइल को भी काउंटर करना है तो फिर ईरान को भी जरूरत होगी सीरिया की, नेबरिंग नेशन की, क्योंकि बॉर्डर कनेक्टेड है सीरिया का। इसके अलावा ईरान लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हुती रेबेल्स को इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करता है, लेकिन इजराइल के पास एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। मेडिटेरियन सी में यूएस एयरफोर्स और यूके का रॉयल एयरफोर्स दोनों मौजूद है। ऑलरेडी रेड सी मेडिटेरियन में यूएस अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर स्टेशन किए हुए हैं। इसी वजह से जो मिसाइल्स और जो ड्रोन्स इजराइल की तरफ आ रहे थे, उन्हें हवा में ही खत्म कर दिया गया, वो जमीन तक पहुंचे ही नहीं। जहां पर इजराइल का एयरबेस है साउदर्न इजराइल और इजराइल ऑक्युपाइड गोलन हाइट, बस वहीं पर मिसाइल्स ग्राउंड पर आ गिरी। पर इजराइल का कहना है कि इसमें ज्यादा डैमेज उनका नहीं हुआ। लेबनान से हिजबुल्लाह, गाजा की तरफ से हमास और इस्लामिक जिहाद, ये 3 ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत खुश थे ईरान के इस अटैक से। हमास तो त्योहार मना रहा था, वो तो चाह ही रहा था कि ईरान डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में आए ताकि इजराइल का फोकस हमास से डाइवर्ट हो जाए ईरान की तरफ, क्योंकि इससे इजराइल के फोर्सेस वीक हो जाएंगे। ईरान ऑब्जर्वर का यह कहना है कि जो कॉस्ट थी पार ड्रोन की, वो करीबन $20 के आसपास थी। मिसाइल्स को भी इंक्लूड करके अगर हम देखें तो ईरान का जो टोटल खर्चा हुआ है इस अटैक में, वो है लगभग $62 मिलियन। पर इस अटैक से बचने के लिए इजराइल, यूएस और यूके ने जो अपने काउंटर मिसाइल एयरफोर्स का इस्तेमाल किया, उसका एस्टिमेट बताया जा रहा है लगभग $1.1 बिलियन। तो ईरानियन ऑब्जर्वर का यह कहना है कि ईरान की सरकार की मंशा डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं था, यह अटैक तो केवल अपनी रिटेलिएशन कैपेसिटी को शो करना था, क्योंकि साउदर्न इजराइल के एयरबेस के ग्राउंड पर मिसाइल टच करती है। तो ईरान का कहना है कि देखो, अगर हमें अटैक करना होता ना तो हम सीधे F-35 पे करते, जो फाइटर जेट्स है उन पर करते, लेकिन एयर स्ट्रिप पर हमने अटैक किया। और जो ये कह रहे थे कि उनका एयर ड्रोन स्लिंगर मिसाइल्स ये सक्षम है इजराइल को सेफगार्ड करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने हाइपरसोनिक फतेह मिसाइल तो यूज किया ही नहीं, क्योंकि हम तुम्हारी कॉस्ट और बढ़ाना नहीं चाहते थे। अगर तुम्हारे फाइटर जेट्स पे हम अटैक करते तो तुम्हारा लॉस और बढ़ जाता, फिर कन्फ्रंटेशन और बढ़ सकता था,
तो ये ईरान का कहना है। ईरान ने 13 अप्रैल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक इजरायली लिंक्ड कंटेनर वेसल MSC एराइज को सीज किया, जो कि UAE के पोर्ट से भारत की तरफ आ रहा था। ऑफिशियल सोर्सेज के अनुसार पुर्तगाली ध्वज वाले इस जहाज में टोटल चालक सहित 25 क्रू मेंबर थे, जिसमें 17 भारतीय, 4 फिलीपींस, 2 पाकिस्तानी, 1 रशियन और 1 एस्टोनियन भी शामिल थे। इसी वजह से भारत अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू एफर्ट कर रहा है उन भारतीयों को छुड़ाने की। तेहरान और दिल्ली दोनों तरफ बातचीत चल रही है। ईरानियन अथॉरिटीज से भी लगातार बातें हो रही थी। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। वैसे ईरान का कहना है कि कमर्शियल रूट के बहाने इजराइल को टैक्टिकल, वेपनरी एंड अदर सपोर्ट्स दिए जा रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। तो अभी जो ये हमने किया ये तो लिमिटेड है जी, आगे आगे और भी बहुत कुछ हो सकता है। उस तरफ इजराइल का कहना है कि जो हम पर अटैक हुआ था ईरान की तरफ से, जो मिसाइल्स हम पर दागे थे, जो ड्रोन्स उन्होंने दागे थे, उसको तो हमने काउंटर कर दिया। 99.9% अटैक तो हमने ऊपर ही रोक दिया। तो मतलब यानी कि इतना अच्छा एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है हमारा। इजराइल के पास कम से कम 10 आयरन डोम बैटरीज है, जिनमें से प्रत्येक में 60 से 80 इंटरसेप्ट मिसाइल्स है और इनमें से प्रत्येक मिसाइल की कीमत लगभग $60,000 है। एयर डिफेंस सिस्टम में 3 की कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है रेडर, जो कि इनकमिंग मिसाइल्स को, यानी जो मिसाइल्स आपकी तरफ आ रहे हैं उनको डिटेक्ट, आइडेंटिफाई और ट्रैक करता है। आयरन डोम का रेडर 4 से 70 किलोमीटर तक की दूरी तक डिटेक्ट कर सकता है मिसाइल को। अगर कोई ऑब्जेक्ट कंफर्म हुआ कि थ्रेट है तो आयरन डोम ऑपरेटर अपने रेडर द्वारा उस ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना शुरू कर देता है। जो दूसरा मेजर एलिमेंट है वो है बैटल कंट्रोल सेंटर। ये एक एप्रोप्रिएट तरीका है कंफर्म थ्रेट को एंगेज करने का। इससे रेडर इंफॉर्मेशन को कंटिन्यूअसली अपडेट किया जाता है। इसी इंफॉर्मेशन की मदद से इंटरसेप्टर मिसाइल्स को कहां से दागी जाए और जो आने वाले मिसाइल्स है उनके खिलाफ कितने मिसाइल्स दागी जाए, ये इसका पता चलता है, ताकि मिनिमल इंपैक्ट हो। एयर डिफेंस का तीसरा मेजर कंपोनेंट है इंटरसेप्टर मिसाइल खुद। आयरन डोम की बात करें तो ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है हार्ट सीकिंग सेंसर के साथ। यह सेंसर इंटरसेप्टर को उड़ान के दौरान अपडेट करते हैं, जिससे कि यह खतरे की ओर बढ़ सकता है और उसके करीब पहुंच सकता है। इंटरसेप्टर एक छोटे रेडार द्वारा सक्रिय किए गए प्रॉक्सिमिटी फ्यूज का उपयोग करता है, जो आने वाली मिसाइल के करीब विस्फोट करता है, ताकि इसे निष्क्रिय करने के लिए सीधे उस पर हमला न करना पड़े। डेविड स्लिंग एक कंप्लीट एयर डिफेंस सिस्टम है जो हवाई खतरा और मिसाइल के खतरों के फुल स्पेक्ट्रम को डिफीट करता है। इसका ऑपरेशनल रेंज 250 किलोमीटर। यह प्रोटेक्ट करता है शॉर्ट रेंज आयरन डोम के ऊपर वाले एरियाज को और एरो 2 अपर एटमॉस्फेरिक एयर डिफेंस के नीचे वाले एरियाज को। इजराइल इसका इस्तेमाल स्पेशली सीरियन खैबर 1302 mm रॉकेट्स, हिजबुल्लाह द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ईरानियन फतेह 1110 जैसे सॉलिड फ्यूल्ड बैलिस्टिक मिसाइल से बचने के लिए। पहले कुछ का कहना था कि शायद इजराइल ओरक, फोर्डो, इस्फहान, नटान्ज, बुशेर, ईरान के इन न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करेगा। अपनी फोर्सेस के प्रोनेस को शो करने के लिए बड़ा अटैक करेगा, क्योंकि ईरान और इजराइल एक तरीके से एंटीथेटिकल है। इन दोनों के बीच का कन्फ्लिक्ट शायद रिजोल्व हो ही ना, तो ऐसे में फुल फ्लेश्ड वार ही शायद कुछ परमानेंट सोल्यूशन ला दे और हो सकता है इजराइल भी इसी तरफ अपना कदम आगे बढ़ाए। तो ऐसा पहले कुछ एनालिस्ट को लगता था। इजराइल ने 19 अप्रैल को अटैक तो किया, एयर स्ट्राइक तो किया, पर लिमिटेड किया। सेंट्रल ईरान, इस्फहान के पास ईरान का जो एयरवेस है, उस एयर डिफेंस रेडर साइट पर, इस साइट को इजराइल निशाना बनाता है, पर इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होता, यानी इजराइल इतना बड़ा अटैक नहीं करता। आप में से कुछ को शायद लगेगा जब ये दोनों देश एक दूसरे का इतना ज़्यादा डैमेज नहीं कर सकते, जो कि उन्हें भी पता है ये बात, तो फिर क्यों ये दोनों रिटेलिएशन के नाम पर एक दूसरे के ऊपर हमले किए जा रहे? इसकी क्या जरूरत है अभी? क्योंकि इससे तो दोनों देशों का ही बेवजह कॉस्ट बढ़ेगा। अल्टीमेटली नुकसान तो आपके देश का ही होगा। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक स्ट्रेटेजी है, डिफेंस स्ट्रेटेजी, जो कहता है कि आप अपने पावर को इतना बढ़ा लो ताकि दूसरा आप पर हमला करने से पहले 10 बार सोचे, जो कि चाणक्य भी कहते थे अपने साप्तांग के सिद्धांत में।
तो डिटरेंस के रूल के अकॉर्डिंग आपको अपने पावर को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, दुनिया के सामने शो करना पड़ेगा, उन्हें दिखाना पड़ेगा, तभी तो दूसरे देखेंगे और उन्हें पता चलेगा, अंदाजा लगेगा आपके शक्ति के बारे में। फिर वो आप पर हमला करने से पहले सोचेंगे, डरेंगे। तो ये डर का माहौल बनाए रखना जरूरी है। 1925 से 1979 तक हम देखते हैं ईरान और यूएसए के काफी अच्छे संबंध थे। ईरान के पहलवी डायनेस्टी को समर्थन देता था यूएस। यूएस का पपेट बताया जाता था राजा पहलवी की डायनेस्टी को। ईरान से बहुत ही सस्ते में यूएस और यूके बेस्ड कंपनीज तेल खरीदते थे। यहां पर यूएस अपने ट्विन पिलर स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करता था, यानी अगर मिडिल ईस्ट को बैलेंस करना है तो दो डायनेस्टी पर हाथ रखना आवश्यक है। एक तो है ऑल साउद डायनेस्टी सऊदी और दूसरा है शाह राजा पहलवी ईरान। 1951 में ईरान के प्राइम मिनिस्टर मोसादेह ने आवाज उठाई कि पहलवी की हुकूमत ईरान का एक तरीके से शोषण कर रही है। ईरान के रिसोर्सेज पर यूएस और ब्रिटिश कंपनीज अपने हिसाब से उनका इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्योंकि ये पैसे देते थे पहलवी को और उसके बदले में ईरान के रिसोर्सेज का इस्तेमाल वो करते थे। तो इससे ईरान देश तो अमीर था पर जनता भूखी थी। तो इसी वजह से मोसादेह ने स्टेप्स लेना शुरू कर दिया। उन्होंने ईरान के ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज्ड करने की कोशिश की, अपनी कंपनी, अपना ऑयल, पूरा हक अपने पास। तो जिस स्टेप से यूरोपियन इकोनॉमीज के इंटरेस्ट का नुकसान हो, तो आप मुझे बताइए इसके खिलाफ यूएस काउंटर में कुछ करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। यूके और यूएस के इंटेलिजेंस सर्विसेज मिलकर इनको हटाते हैं और दोबारा से शाह राजा पहलवी की डायनेस्टी पावर में आती है। फिर ईरान और इजराइल के बीच अच्छे ट्रेड रिलेशन भी चले। इजराइल को ऑयल की जरूरत थी, ईरान ने कहा हम देंगे जी आपको ऑयल। तो ऐसा चल रहा था, लेकिन इसके बाद 1979 में ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आता है। फिर यूएसए का ट्विन पिलर स्ट्रेटेजी यहीं पर खत्म हो जाती है। 1979 के रिवॉल्यूशन के बाद जो करंट जियोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है ईरान में, वो पावर में आ जाती है। फिर ईरान बन जाता है इस्लामिक स्टेट। ईरान में अयतुल्ला खमैनी एक सुप्रीम लीडर बन के उभरते। वो अरब नेशनलिज्म की बात करते, क्योंकि पैलेस्टीनियंस इज कनेक्टेड टू अरब रीजन्स, वो अरब एथनिसिटी के लोग हैं। तो इसी वजह से वो पैलेस्टाइन के मुद्दे को इस्लामिक कॉज से देखने की बात करते हैं। खमैनी कहते हैं यूएसए दिस इज एविल एंड वी हैव टू फाइट अगेंस्ट एविल। तो अगर आप इतना कुछ बोलोगे यूएसए के खिलाफ, तो यूएसए भी चुप रहने वालों में से तो नहीं है। जाहिर सी बात है वो भी कुछ ना कुछ करेगा ही। तो 1980 में इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन यूएसए की मदद से ईरान पर इन्वेड करते। ईरान इराक वार में यूएसए ने मदद किया इराक का, सद्दाम हुसैन का, क्योंकि वन मुस्लिम नेशन फाइट अगेंस्ट अनदर मुस्लिम नेशन, और यही तो यूएसए चाहता था। लेकिन अब यहां पर एक ट्विस्ट ये आता है कि इराक में शिया की पॉपुलेशन ज्यादा, पर सद्दाम हुसैन सुन्नी, यानी सुन्नी लीडरशिप, पर उस तरफ ईरान में शिया मेजोरिटी में भी है और लीडरशिप भी शिया की। सो बेसिकली ईरान इज प्रोवाइडिंग शिया लीडरशिप टू द मुस्लिम वर्ल्ड। अब इस स्टेज से नेक्स्ट स्टेज में जाना चाहता है ईरान, आज का ईरान। अब वो मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता है। इसी वजह से वो बात करता है मुस्लिम उम्मा की, मुस्लिम ब्रदरहुड की, एक धर्म की। इजराइल ये बताने की कोशिश कर रहा है ईरान कि जो काम सऊदी, बहराइन, यूएई जैसे देश नहीं कर पाए अपनी निजी फायदे के लिए, वो काम हमने कर दिया जी। वो इजराइल के साथ हाथ मिला रहे, पर हम इजराइल के खिलाफ खड़े हो रहे हैं जी। इसी वजह से उन्होंने इस ऑपरेशन का नाम भी रखा ट्रू प्रॉमिस, कि ये प्रॉमिस था हमारा कि इजराइल पर हम काउंटर करेंगे पैलेस्टीनियन कॉज के लिए, क्योंकि पैलेस्टीनियन कॉज इस्लामिक कॉज है जी, इसको आप नकार नहीं सकते। तो इसी वजह से अभी हम देख रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज में भी काफी सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, काफी सारे चर्चाएं हो रही है पैलेस्टीनियन को लेके। इवन इंडिया में भी पैलेस्टीनियन कॉज को रिलीजन के एंगल से देखा जा रहा है। तो इन सब चीजों से एक बात तो क्लियर है कि ईरान
थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन अपने इस मकसद पे कामयाब जरूर हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल यह आता है कि क्या ईरान सऊदी के रहते अपने मकसद पर पूरी तरह से कामयाब हो पाएगा, क्योंकि मुसलमानों के दो होली साइट मक्का और मदीना आर लोकेटेड इन सऊदी। तीसरा इंपॉर्टेंट होली साइट अल अक्सा मॉस्क इज लोकेटेड इन जेरूसलम। तो इसी वजह से ईरान इस एरिया को कैप्चर करना चाहता है। ईरान का जो पैरामिलिट्री एलिट फोर्स है IRGC, वो सीरिया, लेबनान, इराक और इधर यमन में अपने प्रॉक्सीज के थ्रू एक एनसर्कलमेंट बना रहा है, ताकि अल्टीमेट दबाव बना रहे जेरूसलम पर, क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर तो वही कहलाएगा जो इस पूरे एरिया पर अपना कंट्रोल रखेगा। इसी वजह से ईरान अल अक्सा मॉस्क पर अपना कंट्रोल अगर लाएगा तो मुस्लिम वर्ल्ड भी देखेगी कि भाई ट्रू लीडर तो ईरान है, सऊदी नहीं। तो एक एंगल ये भी है। अब बात करते हैं क्लासेस ऑफ सिविलाइजेशन की। वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इस्लामिक सिविलाइजेशन ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। इस्लामिक सिविलाइजेशन ये मानकर चलती है कि वेस्ट का एक्सपेंशन इस्लाम के लिए खतरा है, इस्लामिक वर्ल्ड व्यू के लिए खतरा है। लिबरलिज्म का जो आइडिया वेस्ट फैलाने की कोशिश करता है, वो दरअसल इस्लामिक कल्चर के लिए, उनके पॉलिटिकल सिस्टम के लिए सही नहीं है। इसी वजह से इन दोनों के बीच शैडो वार चलता रहता है, जिसमें डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन तो नहीं होता, पर हाँ स्टक्सनेट अटैक होता है। स्टक्सनेट ये एक कंप्यूटर वॉर्म है जिसे एक्चुअली ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर टारगेट करने के लिए बनाया गया था। सबोटेक अटैक होते हैं, तो ये चलता रहता है। दूसरी तरफ इजराइल का ये एलिगेशन है कि देखिए शुरुआत हमने नहीं की थी, अभी तक इजराइल ने दमिश्क में जो अटैक किया था उसको माना ही नहीं, पर IRGC के जनरल्स मारे जाए और उसमें इजराइल का हाथ ना हो, इजराइल इन्वॉल्व ना हो, ये कैसे हो सकता है। खैर, इजराइल का ये कहना है कि उनके कॉमर्शियल शिप्स पर, ऑयल टैंकर्स पर भी अटैक होते, जिससे इजराइल की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचता है। तो इसी वजह से वो तो बस रिटालिएट करते, खुद को डिफेंड करते हैं, बस यही है। अब समझते हैं इस पूरे मामले में USA कैसे रिएक्ट कर रहा है। जैसे ही हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया, तब US प्रेसिडेंट बाइडेन ने यह कहा था कि इजराइल जो भी काउंटर ऑफेंसिव करेगा हम उसके साथ हैं। लेकिन अब लग तो यही रहा है कि शायद बाइडेन भी नहीं चाहते कि फुल स्केल वार हो, क्योंकि किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी उस देश के डोमेस्टिक कैलकुलेशंस पर भी डिपेंड करती है। US की जनता अभी परेशान हो रही है कि रशिया यूक्रेन वार में वो आखिर इतने पैसे क्यों बहा रहे हैं, जबकि ये तो उनका वार है भी नहीं। अफगानिस्तान से तो वो ऑलरेडी वापस आ चुके हैं। तो ऐसे में US अगर दोबारा इंटरवीन करती है तो शायद वहां पर पॉलिटिकल क्राइसिस हो सकता है। तो इसी वजह से US तो नहीं चाहता फिलहाल कि वार हो, लेकिन यहाँ पर कहा यह भी जाता है कि नेतन्याहू के लिए ये बहुत ही फायदेमंद होगा अगर वार हुआ तो, क्योंकि ईरान का सब्जुगेशन ये इजराइल के लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन बन सकता है, जिससे कि उन्हें ज्यादा लेजिटिमेसी भी मिल सकती है। अब बात करते हैं इस पूरे मामले को सऊदी कैसे देख रहा है। सऊदी के लिए ये इतना आसान नहीं है जितना कि हमें दिख रहा है। यमन के हुती रेबेल्स, जिन्हें ईरान बैक करता है, वो सऊदी को भी परेशान करते हैं। ईरान के प्रॉक्सी सऊदी को चैन की नींद सोने नहीं देते। तो ऐसे में आप मुझे बताइए कि क्या सऊदी ईरान के इस अटैक को सपोर्ट करेगा? ऊपर से सऊदी सुन्नी मेजोरिटी और ईरान शिया मेजोरिटी। लेकिन फिर यहाँ पर बात आ जाती है मुस्लिम उम्मा की, मुस्लिम ब्रदरहुड की, इस्लामिक वर्ल्ड व्यू की, पैलेस्टीनियन कॉज की। तो इसी वजह से MBS के ऊपर भी अदर मुस्लिम नेशंस का एक दबाव तो बन रहा है। अब बात करते हैं लार्जर पॉलिटिक्स की कि आखिर दुनिया किस तरफ जा रही है। चाइना, रशिया, ईरान, आप किसी को भी देख लो तो आपको दिखेगा कि ये सारे एम्परर वाली मेंटेलिटी को दर्शा रहे हैं। शी जिनपिंग BRI की बात करते हैं, ईस्ट चाइना सी में जापान के साथ कन्फ्लिक्ट, सेनकाकू आइलैंड पर एक्सपेंड करने की कोशिश करते, इंडिया के टेरिटोरीज पर अपना क्लेम करते। हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर श्याम सरन जी का ये कहना था कि चाइना सफर कर रहा है मिडिल किंगडम सिंड्रोम से, यानी वो अपने आप को मिडिल मानता है। दे आर लाइक सेंटर ऑफ दिस वर्ल्ड, सो दे आर डिस्टिंक्ट फॉर ग्रेटनेस। चाइना की हिस्ट्री अगर हम उठा के देखते हैं तो हमें दिखता है कि उनका सब्जुगेशन किया था यूरोपियन पावर्स ने। इसे वो सेंचुरीज ऑफ ह्यूमिलिएशन कहते हैं। तो एक तरीके से वो मानो बदला ले रहे हो पूरी दुनिया से एक्सपेंशन के थ्रू। इसके अलावा चाइना में हान एथनिसिटी के लोगों का दबदबा आपको दिखेगा।
पॉलिटिक्स, मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, हर जगह हान एथनिसिटी के लोग ही प्रोमिनेंट मिलेंगे। तो ऐसे में जो अदर एथनिसिटीज है जैसे तिब्बतियन, खाम, आमू, जिंगजोंग, इन एथनिसिटीज के लोगों के साथ कहीं ना कहीं इंसाफ नहीं हो रहा, इनको इनके राइट्स नहीं मिल रहे, ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो हो ही रहा है चाइना में। तो ऐसे में चाइना में सिविल वॉर जैसी टेंडेंसीज हो सकती है अगर वो वीक हुआ तो इसी वजह से चाइना वीक नहीं हो सकता। सो strength and expansion is the only way for survival of China and this is what China believes in। पुतिन भी अपने आप को जार से कम नहीं समझते, वो भी रशियन एम्पायर की ग्रेटनेस को लाना चाहते, वो भी एक्सपांड करना चाहते। जैसे अभी क्रीमिया में हुआ, यूक्रेन में हुआ, वो तो बस ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। ईरान अपने आप को पर्शियन ग्रेटनेस से कनेक्ट करता है, शायद इसी वजह से वो पूरा लिवात रीजन और ऊपर कोकस रीजन तक अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। नॉर्थ कोरिया के किम जोंग जी के बारे में तो क्या ही बोलूं, कोई आवश्यकता नहीं है, हम सबको पता ही है कि उनका वर्ल्ड व्यू क्या है। आप भी सोच रहे होंगे कि लड़ाई तो ईरान और इजराइल की है, तो फिर ईरान इजराइल के मुद्दे पर मैं इन देशों की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान, इनका एक एक्सिस बन रहा है दुनिया में। वो चेंज करना चाहते हैं वर्ल्ड ऑर्डर को, जो कि अभी यूएस और कुछ वेस्टर्न नेशंस अपने लीडरशिप में चला रहे हैं। तो ये केवल एक टेरिटरी का मामला नहीं है, ये एक लार्जर डायनामिक्स है जो कि दुनिया में बदलाव की मांग करता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक सिद्धांत है, स्ट्रॉन्ग विल डू व्हाट दे कैन एंड वीक मस्ट सफर व्हाट दे शुड। दुनिया ऐसे ही चलती है, अच्छाई को जगह मिलनी चाहिए, शांति कायम रहनी चाहिए, पर अपने आंखें भी खोल कर रखने चाहिए, क्योंकि जो मजबूत है वो हर काम करेगा जो वो कर सकता है और इससे आपका नुकसान भी हो सकता है। तो ये आपको कैलकुलेट करना है कि वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए क्या क्या कर सकता है, क्योंकि ये तो एंशिएंट टाइम से ही चला आया है। सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड। 1954 में जब पंचशील एग्रीमेंट हुआ था, तब उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि वी शुड अंडरस्टैंड माउस मेंटेलिटी, माउस वर्ल्ड विजन। यानी कि वो कह रहे थे कि हमने चाइना से दोस्ती की, चलो ठीक है, चाइना यूएसएसआर दोस्त, इंडिया यूएसएसआर दोस्त, ऑल आर फ्रेंड्स, ठीक है, अच्छी बात है, पर हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो आज दोस्त है उनकी मंशा आगे क्या क्या हो सकती है। तो ये बात उस समय पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बोल रहे थे। किसी भी देश का सेल्फ परसेप्शन उस देश के फॉरेन पॉलिसी में रिफ्लेक्ट करता है। जैसे हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी में नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरवेंशन रिफ्लेक्ट करता है, इसी वजह से हम स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी की बात करते हैं। हालांकि उसमें हम स्लाइटली ट्विंकिंग इन बिटवीन करते रहते हैं, वो अलग बात है। अब सवाल ये आता है कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है? अभी के हालात देखकर तो नहीं लगता कि होगा, क्योंकि अब हमास और इजराइल के बीच भी सीजफायर एग्रीमेंट होने की संभावनाएं हमें दिख रही है। मोस्ट प्रोबेबली इजिप्ट में शायद डेलीगेशन हो सकता है दोनों पार्टीज का। दूसरी तरफ अगर यूएस की बात करें तो यूएस का अभी जो रेस्पॉन्स आ रहा है वो यही है कि वो भी नहीं चाहता कि फुल फ्लेश्ड वार हो। अरब का रेस्पॉन्स देखे तो इजिप्ट, कतर और यूएई, ये सब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने यही चाह रहे थे कि उनके वहां पर सिचुएशन ज्यादा एस्केलेट ना हो। और अगर रशिया की बात करें, वैसे रशिया खुद तो यूक्रेन में एंगेज है, पर जरा इनके कमेंट्स सुनिए। रशिया कह रहा है एक्सट्रीमली कंसर्न्ड बाय ईरानियन स्ट्राइक्स ऑन इजराइल, ये रशिया कह रहा है, और साथ में ये भी कह रहा है कि सभी पार्टीज रिस्ट्रेन का इस्तेमाल करें और आगे कोई भी किसी को अटैक ना करे, ये रशिया कह रहा है। पुतिन जी को ऐसे ही बदनाम करते। तो कहने का मतलब है कि अभी कोई भी नहीं चाहता कि ये वार आगे बढ़े या फिर ये वार हो। 2024 ग्लोबल पावर रैंकिंग में यूएस सबसे ऊपर है विथ हार्ड पावर स्कोर 93.3, रशिया सेकंड रैंक में 54.2, चाइना 15.21 के साथ थर्ड रैंक में और इंडिया 4.21 के साथ फोर्थ रैंक में। तो ये कहने का वजह इसीलिए बनता है क्योंकि अगर वर्ल्ड वॉर होगा तो इन टॉप 4 पावर पर काफी कुछ निर्भर करता है। और वैसे भी ईरान और इजराइल के बॉर्डर की जो दूरी है वो ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर है और इन दो देशों के मेजर सिटीज की जो दूरी है वो ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर है।
तो ऐसे में अगर ईरान और इजराइल डायरेक्ट वार में भी आते हैं तो उन्हें लॉन्ग डिस्टेंस वारफेयर को झेलना पड़ सकता है। तो अभी जो टेंडेंसीज हमें दिख रही है उससे तो यही लगता है कि शायद ये वार ना हो, लेकिन कहा नहीं जा सकता। अगर 1 महीने के अंदर इक्वेशन बदल गए तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था तब बहुत सारे एनालिस्ट ने ये कहा था कि शायद वर्ल्ड वॉर 2 नहीं होगा, पर लेकिन बाद में हुआ। तो अभी कुछ भी कहना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर नाटो के थ्रू यूएस यूक्रेन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है तो फिर वर्ल्ड वॉर के पॉसिबिलिटीज हमें फिर से दिखने लगेंगे। तो अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है, अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी के हालात देखकर तो यही लगता है कि शायद वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। तो कंक्लूजन ये है कि उम्मीद करते हैं कि ये वार ना हो, शांति बनी रहे दुनिया में, क्योंकि रशिया यूक्रेन वार की वजह से ऑलरेडी दुनिया को काफी कुछ झेलना पड़ रहा है। तो ऐसे में हम तो नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ हो फिर से, जिससे कि आम लोगों को परेशानियां झेलनी पड़े। वैसे एंड में मैं आप लोगों को एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं, आप लोग अपना जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 कैंसिल हुआ है अब, या फिर डिले हुआ है? क्या आगे वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।